नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। प्रतियोगियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए, जो कि राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती है। यह भर्ती बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षित थी और 2018 में के बाद इसका विज्ञापन 7 वर्ष उपरांत आया है। तो और बहुत अच्छे पद आने वाले हैं। इसका विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को आ जाएगा। लगभग 10,000 के करीब कुल पद हैं। तो उम्मीद ये है कि हिंदी में भी लगभग 800 के करीब पद अवश्य होंगे। तो आप लोग लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है। दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी बहुत शीघ्र ही हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। तो अब इस समय 2 मौके हैं, तो आप लोग लग जाइए। और हम लोग भी लगातार एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को टारगेट करके पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग संधि पढ़ रहे थे, तो संधि पढ़ने के क्रम में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम 9वां नियम पढ़ते हैं। तो 9वां नियम कहता है कि री र, इसको रत्व विधि सूत्र भी कहते हैं। री र श के बाद न कड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे किरण का किरण हो गया, कैसे हो जाता है? तो ये इस सूत्र से होता है, इस नियम से होता है। री र श के बाद यदि ना आए, तो री र और श के उपरांत यदि ना आएगा तो ना कोड़ा हो जाएगा। मतलब ना के स्थान पर, जैसे किरण में र के बाद आया है ना, तो र हो गया, तो किरण हो गया। लेकिन इसमें एक और नियम है, परंतु चा, इसमें एक नियम ये है कि चा चवर, मतलब जैसा लेना है टवर, तवर, श, तालव्य श और दंती स, अगर ये आते हैं बाद में रीराश्र के पद, तो नाकड़ा नहीं होता। री र श के बाद नाकड़ा होता है, किंतु यदि चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और श या स हो तो ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं हम लोग कैसे। उदाहरण देखिए, जैसे कर प्लस ये धन्ना है, तो ये कर्ण हो गया। रा के बाद ना या कर्ण हो गया। फिर परि धन्ना ना, तो ये परिणाम हो गया। रा के बाद ना का रा हो गया। इसी तरह राम धनयन, रा के बाद ना या तो रामायण हो गया। लेकिन अभी देखो एक और उदाहरण है, जैसे ये जो नियम है कब नहीं होता, तो देखिए अर्धन चना अर्चना होता है, अर्चना नहीं होता। क्यों? क्योंकि रा के बाद क्या आ गया? चवर्ग आ गया, चवर्ग का चा आ गया। जब चवर्ग आ गया इसके परे, इसके बाद रा के उपरांत, तो ना कड़ा नहीं हुआ, तो ये अर्चना हो गया। समझ में आ गया? इसके उपरांत हम लोग 10वां नियम देखते हैं। उम्मीद है ये नियम समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये, इम्पोर्टेंट नियम भी देखा जाए तो। वाक्य शुद्धि में भी, वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि में भी इसका प्रयोग काफी जो है उपयोग होता है। उसके बाद 10वां नियम है, दंती सा से पहले यदि आ या अ, मतलब ह्रस्व या दीर्घ से भिन्न कोई स्वर हो, तो सा का यानी दंती सा का मूर्धन्य श हो जाता है। मतलब अगर इस दंती सा के पूर्व अ या दीर्घ के अलावा अतिरिक्त तो कोई भी स्वर हुआ, तो अब देखिए उदाहरण देखिए, तो ये सा का, इस दंती सा का मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं नी धन सेद। अब नी धन सेद, अब ये सा है दंती, इसके पहले स्वर क्या आया? इसके पूर्व देखिए आ या आ नहीं है, मतलब ह्रस्व ई है, छोटी ई है, तो इस सा का ये मूर्धन्य श हो गया, निषेध हो गया। उसी तरह अनुधनसंगी अनुषंगी हो गया। देखिए यहाँ ऊ है और ये श है, तो ये अनुषंगी हो गया, ये बन गया। उसी तरह अभिधन से अभिषेक बन गया। सु धन सुक्त, अब यहाँ ऊ है फिर सा है, तो ये हो गया आपका सुधन सुक्त सुसुप्त हो गया। उसके बाद ये भी मूर्धन्य श होगा। उसका द्विधन सम विषम हो गया। अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये मूर्धन्य स
हुआ दंती सा से, मतलब इसको षट् विधि सूत्र कहते हैं। तो दंती सा से मूर्धन्य सा कैसे हुआ। इसके बाद नियम 11 देखते हैं। अघोष व्यंजन के बाद, अघोष और घोष हम लोगों ने पढ़ा था। अघोष व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जिनमें प्राणवायु की कम मात्रा लगती है और एक तरह से जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो झंकृत नहीं होती। जैसे आपका देखिए अघोष व्यंजन के बाद, अब देखिए अघोष व्यंजन के बाद, अघोष व्यंजन के बाद ला और कुछ स्थितियों में जाओ। अघोष व्यंजन के उपरांत या तो ला है या तो जा है, तो क्या होता है, तो अघोष व्यंजन भी, जो अघोष व्यंजन है पूर्व वाला, वो भी ला या वा में ढल जाता है। जैसे विपद धनजाल, तो विपद धनजाल। अब अघोष क्या है? अघोष क्या है? तो देखिए पहले दो वर्ग के पहले दो जो होते हैं, जैसे क ख ग घ, तो क ख जो हम कहेंगे, हमने पढ़ाया है अघोष और घोष, तो पहले जो दो होते हैं वर्ग के उनमें कम जोर लगता है, मतलब एकदम नॉर्मल बिना वाइब्रेट किए हमारी जो मुखर होता है, स्वर तंत्रियां होती हैं, उच्चारित कर लेते हैं। जैसे क ख बिल्कुल सिंपल, वाइब्रेशन नहीं हुआ। फिर लेकिन क ख ग घ अंग, इसमें जोर पड़ा। तो प्रारंभ के वर्ग के जो प्रारंभ के दो वर्ण होते हैं वो होते हैं अघोष, और शेष जो तीन होते हैं वो होते हैं घोष। तो अब इसमें देखिए जैसे विपद धनजाल, तो विपद क्या है? अघोष है, और जाल आ गया, तो क्या कहा, ये अघोष व्यंजन के बाद जा या कुछ स्थितियों में ला है, तो ये जा वाला भी जो है ये जो अघोष व्यंजन है ये भी जा या ला में ढल जाता है। जैसे विपद धनजाल, तो विपद जाल हो गया, विपद जाल भी कुछ स्थितियों में। जैसे जगत जननी, जगत जननी, उत धन लंघन, उल्लंघन, ये ता भी ला में ढल गया, उल्लंघन हो गया। उत धन ज्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वर्तनी तो बहुत बार पीसीएस में, आरओ में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल, इसकी वर्तनी पूछता है, 2 बार आधा जाता है इसमें। उत धन ज्वल कैसे बना? देखो ता भी किसमें, ता क्योंकि अघोष है तो जा में ढल गया, तो ये ता चुकी है तो स्वर रहित है, आधा ता है, तो ये भी आधा जा में ढल गया। ओ ये आधा जा वल, उज्ज्वल हो गया। उसी तरह उत धन लास, उल्लास हो गया। सत धन जल, सज्जन हो गया। और आगे उत धन लेख, उल्लेख बन गया, ता भी ला में ढल गया तो उल्लेख हो गया। तो उम्मीद है कि ये नियम आपकी समझ में आए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करें। अब देखिए, अब इसके बाद में कुछ अब एक नियम है, 12वां नियम कह लो, कि कुछ स्थितियों में पहले शब्द के अंत में आने वाला अघोष व्यंजन बाद में आने वाले अघोष व्यंजन के रूप में ही ढल जाता है। कुछ स्थितियों में देखिए नियम क्या है, 12वां नियम ये है कि कुछ स्थितियों में पहले शब्द के अंत में आने वाला अघोष व्यंजन बाद में आने वाले अघोष व्यंजन के रूप में ही ढल जाता है। बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्थितियों में पहले शब्द, जो संधि के 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट के अंत में शब्द होगा, पहले शब्द के अंत में आने वाला अघोष व्यंजन दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाले, दूसरे शब्द के, देखिए कुछ स्थितियों में पहले शब्द के अंत में आने वाला अघोष व्यंजन
बाद में आने वाला, जो बाद में आने वाला शब्द है उसके अघोष व्यंजन के रूप में ढल जाएगा। जैसे जैसे उतधनचारण उच्चारण, उच्चारण, तो ये बनता है उच्चारण, है ना। उतधनचारण क्या बना? उच्चारण बना। तो ये जो अघोष व्यंजन है, ये बाद में जो अघोष व्यंजन आया इसी के रूप में ढल गया, तो ये बन गया उच्चारण। उसी प्रकार शरत धन चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र, तो शरत चंद्र क्या बनता है? ये बन जाता है शरत चंद्र, शरत चंद्र, शरत चंद्र। ठीक है, तो ये एक नियम है। इसमें क्या है कि यदि पहले शब्द के अंत में कुछ स्थितियों में पहले शब्द के अंत में आने वाला अघोष व्यंजन बाद में आने वाले शब्द के अघोष व्यंजन के रूप में ढल जाता है, तो ये हो गया आपका नियम 12वां। उसके बाद आखिर एक नियम है कि अघोष व्यंजन के उपरांत यदि अघोष व्यंजन हो, अघोष व्यंजन के उपरांत यदि अघोष व्यंजन हो तो प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 13वां नियम है, अघोष व्यंजन के उपरांत अघोष व्यंजन के उपरांत अघोष व्यंजन हो तो प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उतधनसार, उतधनसार, तो ये बनेगा उत्साह। अब इसमें कोई परिवर्तन क्या नहीं हुआ, आधा था आधा था ऐसे लग गया, हलंत है बस, तो ये वैसे ही जो करते लिख लिया, आधा था वैसे लिखा, उत्साह हो गया। उसी तरह तत् धन पर तत्पर हो जाएगा, तत् धन पर, तो सेम जो है आधा था वैसे उतार के तत्पर, तो उतधन सा उत्साह, तत् धन पर तत्पर। उसी तरह सत धन का सत्कार, सत धन कार, ये बनता है सत्कार, ये सेम वैसे ही उतर जाएगा। कुछ स्थितियों में अब इसमें क्या है 13वां नियम, अघोष व्यंजन के उपरांत यदि अघोष व्यंजन आए तो प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इसका आखिरी नियम था। इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को जो मैंने स्वर संधि पढ़ाई और व्यंजन संधि पढ़ाई ये ठीक से समझ में आई होगी। देखिए ये जो टॉपिक है ये एलटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी और जेएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। और संधि को आप ऐसे मानिए कि संधि केवल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट संधि से ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। संधि का यूज जो है, संधि का प्रयोग जो है वर्तनी शुद्धि में भी बहुत है, वाक्य शुद्धि में भी बहुत है, वहाँ भी आपको इसका फायदा देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, शुभ रात्रि।